नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। विवेकानंद ने कहा था कि मैं इतनी ही अंग्रेजी पसंद करता हूं जितना कि मेरा काम बस चल जाए, लेकिन मौजूदा दौर में तो अंग्रेजी ऐसा स्टेटस सिंबल बनी है कि हमने हिंदी की जड़ों को खोखला कर दिया है। इतना खोखला कि नई पीढ़ी हिंदी के इम्तिहान को पास तक नहीं कर पा रही है। हिंदी भाषी राज्य में भी हिंदी की हालत ऐसी जिसे देखकर दिल से यही निकलता है कि हिंदी हम शर्मिंदा हैं। हालांकि स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा सवाल हो सकता है, बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसी पर आज महापंचायत में चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। लाखों छात्र हिंदी में पास नहीं हुए तो लगा कि हिंदी उदास है। आज इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। दीपक मिश्रा, अध्यक्ष हिंदी जन अभियान, हमारे साथ हैं। डॉक्टर जेपी मिश्रा जी, शिक्षाविद, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, कवि, हमारे साथ हैं। रूपा पांडे, साहित्यकार है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, कुछ सवालात हैं। हिंदी की हालत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? हिंदी की दुर्दशा के लिए दोषी किसे ठहराया जाए? क्या केवल हिंदी दिवस मना लेने भर से ही हिंदी की चिंता होगी या फिर कुछ और भी? देखिए, दो तीन बिंदु मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम है जी इस बहस में। ये जो 10 लाख के करीब बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, मैं ये मानने को तैयार नहीं, जो बात हम लोगों ने अपनी इस स्टोरी में बताई थी, मैं उससे बहुत सहमत नहीं कि अंग्रेजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो ये भी बहुत मुश्किल है कहना, ये भी जान लीजिए। तो अंग्रेजी आई नहीं पूरी और जो हिंदी आती थी वो भी चली गई, तब क्या बने आप? हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इतना ही अंग्रेजी नहीं है ना। अंग्रेजी तो इसके आगे भी है। एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, जो एक बच्चा कह रहा था कि भाई अंग्रेजी इसलिए सीखना है, हिंदी में क्या रखा कि भाई कहीं नौकरी चाकरी कुछ भी करने जाएंगे तो सब जगह अंग्रेजी का ही बोलबाला है। अंग्रेजी को मैं मान भी लूं कि रोटी के लिए महत्वपूर्ण है, तो भी आत्मा के सुख के लिए, अपनी वाणी के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। छोड़िए नौकरी। जो लोग घर में भोजपुरी बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उस भाषा में नौकरी तो नहीं करते। दफ्तर जाते हैं तब तो एक मान्य भाषा जो सबको पता होती वही बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन घर आते हैं तो पूछते हैं कहा हो, कहा हाल बार हुआ, तो एक आत्मा का सुख होता है। मुझे एक ये विषय हम इसलिए लाए क्योंकि मैं बहुत आहत हुआ जब मैंने सुना। तो पहले तो मैंने फिर वो सांख्यिकी पूरे दोबारा से दिखवाई। हिंदुस्तान में, वो भी भारत में, हिंदुस्तान में वो भी उत्तर प्रदेश में, हिंदी में 10 लाख से ज्यादा बच्चे असफल हो जाएं, इससे विचित्र, अकल्पनीय क्या हो सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हिंदी को लेके जो एहसास कमतरी का मसला है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, उसने हिंदी का बेड़ा गर्क किया। तमाम नई पीढ़ी के बच्चों को मैं देखता हूं जो कॉल सेंटर्स में हैं या मार्केटिंग में हैं या होम डिलीवरी की सर्विसेज में हैं, वो 5 वाक्य से आगे इंग्लिश नहीं बोल पाते और हिंदी छोड़ गए इसलिए कि हिंदी में कुछ रखा नहीं। छठा वाक्य आप पूछ दो तो फिर वो हिंदी पे आ जाते हैं कि नहीं सर देखिए मैं तो अभी हाल में ज्वाइन किया। ये भी समस्या है। तो वर्णशंकर हो गया। गांधी जी जितने 3 भाषाओं में निष्णात थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी, हिंदी बहुत अच्छी जानते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, संवाद करते थे उसमें, और अंग्रेजी पर भी उनका उतना ही अधिकार था। विदेश से पढ़ के आए, विदेश में वकालत की,
जब भारत आजाद हुआ उस रात विश्व के एक चर्चित विदेशी रेडियो चैनल ने उनसे संपर्क किया और कहा कि मिस्टर गांधी, हम दुनिया के लिए, भारत के लिए आपका संदेश चाहते हैं। अब भारत आजाद हो गया। तो गांधी जी ने मालूम क्या उत्तर दिया, जिन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू दिए अंग्रेजी में दुनिया भर के लोगों को। उन्होंने कहा कि भाई मोहनचंद करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया, अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। लोगों ने पूछा, बापू ऐसा क्यों कहा? तो बापू ने कहा कि जिस दिन भारत आजाद हो रहा है उस दिन मैं अंग्रेजी में संबोधन दूं क्या? ये ठीक नहीं होगा। भाषा जानना अलग चीज है, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व करना अलग चीज है। सर्वेश अस्थाना जी बैठे हैं, रूपा पांडे हैं। कभी सोम जी ने कहा था, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गीत है, उसकी एक पंक्ति मुझे याद है, उसका शुरुआत थी, शायद अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, स्मरण से कहता हूं, करते हैं तन मन से वंदन अभिनंदन अपनी वाणी का, अभ्यर्चन अपनी वाणी का। उसमें वो एक जगह कहते हैं, हम इतने निर्धन नहीं, हम बहुत निर्धन हो सकते हैं, IMF से लोन ले सकते हैं जहाज के लिए, रेल के लिए, लेकिन हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहे। यह भाव विलुप्त हो गया। नौकरी से मतलब नहीं। और एक अद्भुत बात मैं कहूंगा, आज से बहुत वर्ष पहले NDTV ने 14 सितंबर को एक कार्यक्रम किया। उसमें तमाम देशी विदेशी लोग जुड़े, हिंदी पर बातचीत करने के लिए। गलती से मुझे भी बुला लिया। मैंने कहा, भाई मैं तो गांव देहात का आदमी हूं, बहुत सामान्य बात कहूंगा। और ज्यादातर लोगों ने यही बात वहां कही कि भाई हिंदी में, इस जगत में कल्याण नहीं होगा हिंदी जानने से। मैंने उस वक्त कहा, पुरानी बात है, मैंने कहा भाई आज के दौर के भारत के 3 सफल लोगों के नाम लेता हूं अपने अपने क्षेत्र में जो अद्भुत सफल हैं। मैंने कहा कि कुछ वर्ष हुए अभी, कपिल देव के नेतृत्व में भारत विश्व कप जीत के आया है। जब तक वो विश्व कप जीत के आए थे तब तक उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। वो तो बाद में रोमी जी ने उनको सिखाई, उनकी पत्नी ने, जब वो बिजनेस में उतरे, क्रिकेट से हट गए, तब वो धीरे धीरे कुछ जान गए। अब परफेक्टली जान गए। वो हरियाणवी में ही कंफर्टेबल थे या हिंदी में थोड़ा बहुत, लेकिन विश्व भर के नायक हो गए, भाषा आड़े नहीं आई। दूसरा, मैंने कहा कि जब गोविंदा, जिस वक्त BBC ने एक ऑनलाइन एक सर्वे किया था जिसमें कहा था कि सबसे ज्यादा मनोरंजन करने वाला भारतीय अदाकार कौन है, तो उसमें गोविंदा आए थे। तो मैंने कहा, गोविंदा जब सिने जगत पर राज कर रहे थे तब तक इंग्लिश नहीं आती थी उनको अच्छी। और तीसरा मैंने नाम लिया, इसमें गोविंदा से मैं व्यक्तिगत तौर पर परिचित रहा, कपिल देव जी से नहीं रहा, और तीसरे नाम से परिचित रहा व्यक्तिगत तौर पर। मैंने कहा धीरू भाई अंबानी। उनको हिंदी भी बहुत कम आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी, गुजराती आती थी। हिंदी तो इसलिए सीख गए, लोगों से कम्युनिकेट करना है, ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से, अंग्रेजी नहीं आती थी। मैंने कहा उन्होंने भारत के आर्थिक जगत का चेहरा बदल दिया, दिशा बदल दी, दशा बदल दी, चरित्र भी बदल दिया। कहां भाषा आड़े आई? और जिसको क्लर्की का इम्तिहान देना है वो चिंता कर रहा, करने देखिए अंग्रेजी नहीं, हिंदी सीखेंगे तो उसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बताइए, ये समस्या है एहसास कमतरी की। हमारे अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अटल बिहारी वाजपेयी के वैश्विक व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी आई क्या? नहीं ना। वो पी चिदम्बरम जैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे वाजपेयी जी, क्योंकि उनका लालन पालन दूसरे परिवेश में हुआ था। कपिल सिब्बल जैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, लेकिन क्या ग्लोबल पर्सनैलिटी नहीं हुए भारत की? हुए ना। ये मसला बड़ा है।
मैं दीपक मिश्रा के पास चलूंगा सबसे पहले। दीपक जी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं हिंदी की, यहां से लेके और संयुक्त राष्ट्र संघ तक खतो किताबत करते हैं, संघर्ष करते हैं। दीपक जी, भारत में उत्तर प्रदेश और उसमें हमारे 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हो जाएं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। दीपक जी। जी अमिताभ जी, जी कि आप हिंदी में डिबेट कर रहे हैं तो हिंदी के लिए भी कर रहे हैं और हिंदी पर कर रहे हैं। आमतौर पर डिबेट हिंदी में होते हैं पर हिंदी के लिए नहीं होते, इसके लिए साधुवाद। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जुबान कहती है सारा कसूर उनका है, ज़मीर कहता है गुनहगार हम भी हैं। लॉर्ड मैकाले दोषी थे। हमने मैकालिज्म के जाने के बाद कौन सा परिवर्तन कर दिया? गांधी वाली बात आपने कही। सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत से दूर पहली आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी तो वो उड़िया में पैदा हुए थे, मतलब कटक में, बंगाल की राजनीति करते थे। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बंगाल में हुए थे, वहीं के मेयर हुए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सुझाया था। लोहिया जर्मन में पीएचडी लिखे थे, सुमाकर के अंतर्गत आए और देशज भाषा, देशज शैली में वस्त्र पहने और चीख कर कहा, तमिलनाडु में जाकर कहा कि देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए। हिंदी के सशक्तिकरण में ही बंगला भी सशक्त है और हिंदी के सशक्तिकरण में तमिल और उड़िया भी। आप देखिए, चीन में मंदारिन वही है जो भारत में हिंदी है। मंदारिन आज संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब जब वैश्वीकरण का जमाना आ गया, हर चीज ग्लोबलाइज हो गई है, ऐसे स्थिति में हमें हिंदी को सशक्त करके ही दुनिया के सामने आ सकते हैं। एक एहसास कमतरी है, हीन भाव है, और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण देता हूं, 10,000 शब्द थे अंग्रेजी की जब पहली डिक्शनरी लागू हुई थी। आज अंग्रेजी में 40 लाख से ज्यादा शब्द हैं, 7.5 लाख, 7,39,000 कुछ। हिंदी की पहली डिक्शनरी में 20,000 से ज्यादा शब्द थे और 2 लाख से नीचे हम आज सिमटे हुए हैं। प्रेमचंद की बात को मैं यहां पे दोहराना चाहूंगा, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष की, कि हमें सतित्व के साथ साथ अस्तित्व देखना होगा। आज कानून किस में चलता है? अंग्रेजी में। व्यापार किस में चलता है? अंग्रेजी में। यहां तक कि दिल्ली और लखनऊ के संवाद जो पत्र में होते हैं वो भी अंग्रेजी में होते हैं। अतातुर्क को हमें ध्यान में देना होगा। कमाल पाशा जब 1923 में तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, नौकरशाही को, कहा कि ये बताओ कि हमें, जैसे आज जो स्थिति यहां अंग्रेजी की है वो यहां फारसी और अंग्रेजी, कहा ये बताओ कि हमें अपनी भाषा लागू करने में कितने साल लगेंगे। वही जो भारत में जवाब दिया था नौकरशाही ने, वही उन्हें भी जवाब दिया, कम से कम 10 साल। दूसरे दिन सबको बुलाते हैं, एक रात में 1 दशक पूरा हुआ और आज के बाद जो यहां पे फारसी या अंग्रेजी बोलेगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अंग्रेजों के ही ऊपर, अब मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के ऊपर फ्रेंच और लैटिन का शासन था। न्यूटन की किताब लैटिन में थी। उन्होंने जब हेनरी सप्तम होते हैं, उन्होंने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजी को लागू किया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वो जो नारा था जो आप लोग देते थे अपने युवा जमाने में कि गांधी लोहिया की अभिलाषा चले देश में देशी भाषा। भाषा का संबंध सिर्फ बोलने से नहीं होता है, भाषा का संबंध हमारी जीवन शैली से होता है। अच्छी बात। जर्मन मजबूत है, देखिए फ्रेंच भारत की हिंदी की आधी से भी है। फ्रेंच मजबूत है तो फ्रांस आज मजबूत है। फ्रांस यूएनओ का अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में और फ्रेंच आधिकारिक भाषा का दर्जा है। ठीक बात। तो हम एक बार फिर कह रहे हैं कि नजरें तो चांद सितारों पे थी मगर, लेकिन हम अपने घर के आंगन में फिसल गए। जी, जेपी मिश्रा साहब के पास चलूंगा। मैं एक अपना उदाहरण बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से जिले से दिल्ली चलकर आया, उससे पहले कभी दिल्ली देखी नहीं थी मैंने, नक्शे के अलावा। यहां आया, संघर्ष किया, आगे चला, पीछे चला, रुकते चलते कहीं आ गया, लेकिन मैंने एहसास कमतरी कभी नहीं मानी। एक बार मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि भाई अमेरिका के राजदूत आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा किस सिलसिले में बात करेंगे, पहले सिलसिला बताओ। बोले उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषी भारत की राजनीति पर, खाने पर। मैंने कहा ठीक है भाई,
मैंने कहा लेकिन दुभाषिया रखो, त्रिभाषिया रखो, चौभाषिया रखो, ये आपका हेडक है, ठीक। मेरी जो सहज गति है मैं उसी में मिलूंगा, उसी में बोलूंगा, उसी में रहूंगा। वो जितना ग्रहण कर ले अच्छी बात, नहीं करे अगली बार से मुलाकात बंद। कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरे आत्मसम्मान के साथ गया और उससे दूने आत्मसम्मान के साथ वापस आया मिलकर उनसे। डॉक्टर मिश्रा, यह परिस्थिति कैसे बन गई कि जहां हिंदी के सबसे ज्यादा नक्षत्र पैदा हुए उत्तर प्रदेश, हिंदी के पूरे नक्षत्र मंडल को देखिए तो उसमें जितने नक्षत्र शामिल हैं उसमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश से। उस प्रदेश में यह गति हो गई कि 10 लाख बच्चा फेल हो गया 10वीं और 12वीं में हिंदी में। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? अमिताभ जी, ये दशा जो है पिछले 70 सालों में हुई है। ये तीसरी पीढ़ी जो आई स्वतंत्रता के बाद, उनके जो बच्चे हुए पाल, उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे निकल जाएंगे, क्यों खुद अंग्रेजी माध्यम में पढ़े नहीं थे। माँ बाप का एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया होती है कि अपने सपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। रिक्शे वाला है, गरीब आदमी है, वो भी चाहता है हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं, न वो हिंदी का रहा न अंग्रेजी का रहा। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में स्पष्ट हो चुका है कि मातृभाषा में सीखे गए सिद्धांत में जितनी एनर्जी लगती है, इतर भाषा में सीखने पर 6 गुना ज्यादा लगती है। बिल्कुल ठीक है। 6 गुना ज्यादा एनर्जी खर्च करके बच्चा कोई कॉन्सेप्ट रटता है अंग्रेजी में बैठ करके, मोटा चश्मा लग जाता है, पूरा घर जुटता है उसको होमवर्क कराने में। लेकिन हम समाज में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बढ़ती हुई बहार को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर गार्जियन चाहता है अंग्रेजी माध्यम में बच्चा हमारा पढ़े, जबकि मनोवैज्ञानिक इसका उल्टा कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 6 गुना ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। सरकार भी इस दशा में कोई कार्य नहीं कर रही है। वो सरकार खुद ही, आपको पता है, अंग्रेजी मीडियम में प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है। जितने शिक्षा आयोग बने हैं सभी शिक्षा आयोगों ने सिफारिश की है 5वीं तक की कक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। अगर इस सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम लोग बड़े बड़े इतिहास की चर्चा करते रहेंगे, इतिहासकारों की चर्चा करते रहेंगे। वर्तमान में इतिहासकार तभी पैदा कर पाएंगे जब कम से कम 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा देने का अध्यादेश अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश का, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या आती है अमिताभ जी, आपकी दशा मेरी भी वही थी। मैं इंटरमीडिएट पास है, गांव कॉलेज से गया, तो गांव के कॉलेज में तो वैसे गांव की भाषा बोली जाती है। तो बीएससी में जब गया तो मैं खड़ी बोली हिंदी नहीं बोल पा रहा था। अंग्रेजी बात छोड़ दीजिए आप, खड़ी बोली हिंदी नहीं बोल पा रहा था। हमने ABCD क्लास 6 में पढ़ी और उसके बाद भी हमारे साथ के लोग पढ़ लिख करके IAS IPS निकले हुए हैं। मेरा मानना है जब तक आप डिग्री क्लासेस की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की बुक्स का हिंदी में अनुवाद नहीं कराएंगे, हिंदी में पठन वहां नहीं शुरू कराएंगे डिग्री कॉलेजेस में, तब तक यहाँ नीचे का मोह छूटेगा नहीं। लोगों को लगता है कि हमारा बेटा इंजीनियर डॉक्टर तभी बनेगा जब अंग्रेजी पास होकर निकलेगा। जी डॉक्टर साहब, इसलिए पहले हमें करना पड़ेगा कि MBBS मैं सर्वेश अस्थाना के पास चलूंगा। एक बात जो डॉक्टर साहब की बात से भी निकल कर आई, उसकी ध्वनि ये है कि भाई माता पिता अपने सपने बच्चों पर थोप रहे हैं और वो जानते हैं कि अंग्रेजी में कुछ गिटर पिटर सीख लेंगे तो ज़्यादा आगे चले जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, खाएंगे। कुल मिला के इतना लब्बो-लुबाब समझ आया। मैं 2 उदाहरण रखता हूं। आज से 40, 50, 60 साल 60 साल समझ लो, 60-70 साल पहले का भारत और भी पिछड़ा था। उसमें से गुजरात के कुछ जिलों से कुछ पटेल लोग निकले और वो बीच में कहीं नहीं रुके, वो सीधे अमेरिका निकल गए। क्या? जब अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, वो गुजराती के अलावा कुछ नहीं जानते थे, केम छो जानते थे बस। क्या? केम छो, केम छो। और आज अमेरिका का मोटेल का जो व्यवसाय है उसका 18-20% डोमिनेशन उस पर पटेल्स का है। उन्होंने जग जीता कि नहीं जीता। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, हरीश जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। कनाडा में जब सिख गया, आज कनाडा के सामने संकट पैदा हो गया कि इसको सिखों का देश कहें कि कनाडा कहें। उन्होंने उसका नाम भी बदल दिया, कनाडा कर दिया। वहां व्यवहारिक रूप से हमारे यहां के गए सिख ही प्रभुत्व संपन्न है।
कहां है अंग्रेजी जानने की समस्या। तीसरा एक उदाहरण देके सर्वेश भाई के पास जाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं ये जो छद्म बातें हैं ना, ये नुकसान करती है नई पीढ़ी के लिए। आजकल चीन से बड़ी तनातनी चल रही है, मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन फिर भी इस तनातनी को किनारे करके, चीन के चरित्र को किनारे करके एक बात कहूंगा, चीन आज की तारीख में अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा है। और उसकी तरक्की हो चुकी 25 साल पहले, तो बिना अंग्रेजी की तरक्की हुई ना। कौन सी चीज ऐसी है जो चीन नहीं बना पाया, नहीं कर पाया, बताओ ना हमको, जो बाकी ने कर लिया जो अंग्रेजी जानते थे। अगर अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है तो चीन को तो यूथोपिया हो जाना चाहिए था, मंगोलिया हो जाना चाहिए था, युगांडा हो जाना चाहिए था। वो अमेरिका के बाद सबसे आर्थिक तौर पर समृद्ध महादेश के तौर पे उभरा। ये सब ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। सर्वेश अस्थाना साहब, हमारे सूबे में जहां सूर हुए, जहां रसखान हुए, जहां तुलसी हुए, जहां जयशंकर प्रसाद हुए, निराला हुई, सुमित्रा नंदन पंत हुए, महादेवी हुई, कौन नहीं हुआ? प्रेमचंद बाबू हुए, कौन नहीं हुआ? कबीर जहां हुए, जहां केशव हुए, वहां की स्थिति यह कि 10 लाख बच्चे फेल हो गए, बताइए। और आप लोग इतने सालों से अलग जगा रहे हो मंच से, बताइए। हाँ, तो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। पाणिनि भी हमारे ही देश के हैं, गणित पाणिनि ने दिया है, और उसमें भी बच्चे फेल हुए हैं, हिंदी में भी फेल हुए हैं। तो हिंदी को आप बोली के रूप में मत लीजिए। आवाज में कुछ समस्या आ रही है मेरे ख्याल से। आवाज ही मुझे बहुत कम सुनाई पड़ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो अच्छा, तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ इसको। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में पाणिनि भी पैदा हुए, जिन्होंने गणित दिया, गणित के सूत्र बनाए। हमारे देश में रसखान भी, जगनिक भी, और अमीर खुसरो भी, और हिंदी के तमाम कवि भी पैदा हुए। हिंदी में भी बच्चे फेल हुए और गणित में भी फेल हुए। तो हम सिर्फ हिंदी में फेल होने की बात क्यों कर रहे हैं? हमारा देश गणित का भी तो देश है, उसके फेल, बड़े बड़े फेल्योर की बात की जानी चाहिए। हिंदी एक विषय है। आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार और कवि हैं। अगर अभी हम आपसे पत्रकारिता का इतिहास लिखने के लिए कहें तो संभवतः हम जो 6-7 लोग इस समय पैनल पे हैं, कोई भी ठीक से नहीं लिख पाएगा, फेल हो जाएगा। जबकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, कवि हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में फेल होने को, हिंदी हम शर्मिंदा हैं के रूप में लेना उचित नहीं है। यहाँ पर हिंदी में फेल होने को इस तरह से लेना है कि उस विषय को अध्यापकों ने ठीक से नहीं पढ़ाया, उस विषय के प्रति बच्चों की रुचि नहीं पैदा की गई, इसलिए उस विषय में फेल हुए। बोली और भाषा का अंतर पहले हमें समझना होगा, तब इस तरह के इल्जाम भाषाई स्तर पर लगाना उचित होगा। आदरणीय जेपी मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। ये जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, इन्होंने उसको जमीन से उठा करके और बहुत ऊपर तक पहुंचाया। वो विद्यालय जिसमें अब एडमिशन लेना मुश्किल है, वो इनकी वजह से हुआ, जेपी मिश्रा जी की वजह से हुआ। तो यहाँ पर अगर बच्चों का फेल्योर है तो वो अध्यापकों की कमी की वजह से। ठीक है सर्वेश अस्थाना, आपने एक अपना कमी से, इसलिए बच्चा सर्वेश भाई, मैं रूपा पांडे के पास चलूंगा, फिर हरीश जी से एक प्रश्न लूंगा। आपने अपना एक आकलन रखा, उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। अमिताभ जी एक बात और कहना चाहता हूं। बोलो जी। हाँ, बोलिए भैया जी। मैं बोलना चाहता हूं कि अब हमें इस मुद्दे पर भी सोचना होगा कि 10 लाख बच्चे क्यों फेल हुए। यहाँ बच्चों का दोष नहीं है, यहाँ पर दोष व्यवस्था का है। ठीक है, उस व्यवस्था ने अपनी भाषा को वो सम्मान नहीं दिया। ठीक है, अब रुक जाओ भाई अस्थाना जी, अब रुक जाओ। जिन देशों ने, अरे रुको भाई महाराज, रुको सर्वेश बाबू, रुको। हमने ये कहा ही नहीं अभी तो बहस में कि दोष किसका, अभी तो हमने कहा शर्मिंदगी इतनी बड़ी है। एक, मैं सर्वेश अस्थाना जी की इस बात से सहमत नहीं कि ज्योग्राफी, गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी में फेल होना और हिंदी में फेल होना एक बात है, नहीं।
मां मां होती है। हिंदी का बहुत कुछ हम बिना सिखाए सीख जाते हैं, बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के, बिना मास्टर के घर गए, ठीक है ना। इसलिए उसका उतना सरलीकरण भी नहीं कर दो कि अपच्य हो जाए, वहीं तक ठीक है जहां तक उसका मर्यादा भी रहे तर्क की। रूपा पांडे, इस पर तो बाद में जाएंगे, दोषी कौन। अभी तो मैं इस सख्ते से, सदमे से नहीं उबर पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे, और उसमें भी 2,80,000 बच्चे पेपर ही नहीं दिए, बिना पेपर दिए भाग गए। 8 लाख फेल हो गए हिंदी में। एक दौर मैंने देखा, लोग कहते थे अरे कुछ नहीं कर पा रहे तो हिंदी में तो कर लो। अब ये स्थिति हो गई। कैसे हो गई भाई ये स्थिति? जी अमिताभ जी, पहले तो बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस मेन जो विषय है इसको आप लेकर आए। बड़ी बहस है और वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदी रूह है, हिंदुस्तान की रूह है हिंदी। और किसी आत्मा का मर जाना, आप समझ सकते हैं कि पूरी फिर बॉडी का कोई मतलब नहीं, पूरे शरीर का कोई मतलब नहीं है। और जब उत्तर प्रदेश के सिलसिले में ये देखने में आता है कि यूपी बोर्ड में 10 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, तो स्थिति लगता है कि ये कैसा कोड़ है, कैसा खाच है। और निश्चित रूप से मैं उस दिन बहुत आहत भी हुई थी और तब मंथन मन में चला था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज परिवेश में शामिल होती है अमिताभ सर जी, वही बच्चे में आती है। हमारा बच्चा बहुत कोई भाषा नहीं जानता है, जब हम उसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं वो आखिर इंग्लिश में इतना पारंगत हो जाता है और हिंदी में वो फेल कैसे हो जाता है, क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा समय इंग्लिश मीडियम के परिवेश में बीतता है। तो यहाँ पर हमें मेन मुझे जहां तक समझ में आया कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे पास रहता है ना, तो हमारा परिवेश तो हिंदी है, हमारा घर, हम हिंदी में इतना अच्छा क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम आडंबर में फंसे हुए हैं। जहां से रूपा आपने ठीक बात उठाई। कहीं न कहीं ये मसला अध्यापन का भी है, ये मसला परवरिश का भी है। ठीक बात है रूपा। मैं हरीश जी के पास चलूं उससे पहले एक चीज और मुझे लगता है और भी बहस के, ठीक है, इंग्लिश मीडियम होना ही नहीं चाहिए। बहस के, ठीक है रूपा आएंगे आपके पास। बहस के वेदी पर एक ये तर्क की संविधा और रहे तो शायद ज्यादा अच्छी बात होगी। एक ये भी गलतफहमी है हम लोगों में कि मामला इंग्लिश मीडियम का है। वो लोग तत्काल गलतफहमी दूर कर ले, एक अभी तत्काल मतलब जितनी जल्दी संभव हो। ये सीबीएसई का नतीजा नहीं है। सामान्य समझ वाला आदमी भी बता देगा कि जो इलीट तबका है उसके बच्चे सीबीएसई में हैं, जो सामान्य जन है उत्तर प्रदेश का उसके बच्चे यूपी बोर्ड में हैं। ये यूपी बोर्ड पर चर्चा हो रही है भैया, सीबीएसई में कहां हो रही है? ये मॉडर्न स्कूल एमईटी, इनका रिजल्ट नहीं बता रहा हूं समरविला का, ये बता रहा हूं राजकीय लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महोदहा। समझ रहे ना आप? महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बबेरू, उनका बता रहा हूं। वहां भी सब इतने एडवांस हो गए क्या? गजब बात है भाई। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, नोएडा, गाजियाबाद समझ में आता है, लेकिन उनके अधिकांश बच्चे सर्वे करा लीजिएगा सीबीएसई में हैं इनरोल्ड। किस एलीट क्लास के बच्चे आपको यूपी बोर्ड में दिख रहे हैं? मैं तो नहीं देखा। हरीश जी भाई, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे, ये स्पेसिफिकली मैं फिर क्लियर कर दूं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था अभी तक बहस में। यूपी बोर्ड देसी का स्कूल जो है हमारा यूपी का, जिसमें एलीट क्लास ने वर्षों से अपने बच्चों को भेजने बंद कर दिया,
वहां के बच्चों का ये हाल बताइए। और सीबीएसई में फेल नहीं हुए इतने अंग्रेजी में, हिंदी में। हरीश जी। अमिताभ जी देखिए, मैंने सबकी बातें करीब करीब सुनी, थोड़ा जी कहा कि मैंने सबकी बातें करीब करीब सुनी, जब मैं देर से जोड़ पाया था जी। लेकिन जो ये जो नतीजे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के हैं, ये निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम सब, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे स्कूल के अध्यापक हों और चाहे छात्र हों, सबने हिंदी को बहुत अपेक्षित, हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में है। लेकिन कि गांव भी अब बच्चे को जो है उसमें पढ़ाने का है, ये नर्सरी जो प्राकृतिक है उसमें बच्चे और टेम्पो से और ज्यादा पढ़ते हैं। तो एक तो वातावरण बनते, हम लोग पढ़े थे तो व्याकरण का अलग होता था, व्याकरण होता, संस्कृत व्याकरण पेपर होता, अंताक्षरी की प्रतियोगिताएं होती, अंताक्षरी की प्रतियोगिताएं होती थी, कविताएं की उसकी प्रतियोगिताएं होती थी, निबंध की प्रतियोगिताएं होती थी। अब ये सब मुझे लगता है कि कैरिकुलम में रह गया है, व्याकरण का पेपर होगा कि नहीं, मैं इस पे जानकारी नहीं की है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से आप देखें, हाई स्कूल में 22,000 से ज्यादा बच्चे हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए और 5,27,000 बच्चे जो अन्य भाषाओं में फेल हुए, हिंदी में भी फेल हुए, और 1,40,000 बच्चे परीक्षा छोड़ दिए। जी बिल्कुल ठीक बात हरीश जी। एक ब्रेक लेना है हरीश जी, आएंगे आपको बस दोबारा एक ब्रेक लेना है। आपने अच्छे तर्क दिए। मैं फिर कहता हूं अगली अब जब बहस में आऊंगा ब्रेक के बाद, तो हम इस मुद्दे पर जरा थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, ये ननकू और रज्जाक के बीच के आंकड़े हैं। ये हाई प्रोफाइल माता पिता के संतानों के आंकड़े नहीं हैं। ये उनके आंकड़े नहीं, ये सीबीएसई का रिजल्ट होता, मतलब उल्टा हो गया। सीबीएसई के बच्चे ऐसा रिजल्ट देते तो मुझे समझ में आता कि भाई अंग्रेजी है, वहां कहां हिंदी समझ पाएंगे। बड़ा मामला है ये तो हो गया। वो बताइए, लॉ मार्टिन की बात नहीं कर रहा, काल्विन तालुकेदार की। मैं तो कालीचरण इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूं। अब कालीचरण इंटर कॉलेज में भी ये हाल है। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा इसको भी समझ लें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महापंचायत में बात अंग्रेजी के टशन की और हिंदी के पतन की। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। दीपक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए ये जरूरी है कि आप खराब हिंदी जाने? जब इस देश में अंग्रेजी के स्कूल नहीं थे, एक मिनट बात कर, जब इस देश में अंग्रेजी के स्कूल नहीं थे, तब इस देश ने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए जिनकी अंग्रेजी का विश्व ने लोहा माना। ये 1940, 35, 30, उसके बाद का भारत ले लीजिए 1980 तक का, तब तक सब टाट पट्टी पढ़ रहे थे। फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, अद्भुत अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पीएचडी, भारत के पहले व्यक्ति जो अंग्रेजी में पीएचडी और डिलीट किए और मधुशाला लिखे। ये कौन सा तर्क हुआ कि भाई अंग्रेजी सीख रहे इसलिए हिंदी में फेल हो रहे हैं? जी यह एक बेहुदा और षड्यंत्रकारी दिमाग द्वारा उपजित कुतर्क है। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। जिसकी हिंदी अच्छी होती है उसी की अंग्रेजी भी अच्छी होती है। भाषा पे पकड़ होती है ना, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो बच्चे फेल हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदी की उपेक्षा के साथ साथ समान शिक्षा नीति की उपेक्षा भी है।
कलेक्टर को तनख्वाह सरकारी चाहिए, मकान सरकारी चाहिए, सुविधा सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चा उसका जहां वह कलेक्टर है वहां के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता? बीएसए एबीएसए के बच्चे उन्हीं स्कूलों में नहीं पढ़ते जहां का वो अधिकारी होता है, प्रिंसिपल के बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समान शिक्षा नीति लागू करें और हिंदी के प्रति, हिंदी ही नहीं अपनी भाषा के प्रति वह भाव पैदा करें जिससे आदमी गर्वान्वित हो। मैं एक उदाहरण देता हूं मान्यवर, चीकू विटेकर बहुत बड़े नेताओं में से एक रहे। ये बात खत्म हो जाए, ट्यूनीशिया वर्ल्ड में मैंने हिंदी में भाषण दिया, मेरा अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया जो गवर्नर हैं केरल के। चीकू विटेकर साहब मेरे पास आते हैं, पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रणाम का जवाब नहीं देता अगर तुम अपनी भाषा में ना बोलते। यह बोध हमारे अंदर क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। कंबोडिया में आप जाइए तो कॉलगेट वहां की भाषा में लिखा मिलता है, तभी लोग वहां के खरीदते हैं। हमारे यहाँ कॉलगेट हिंदी में नहीं है, तमिल में नहीं है, बंगला में नहीं है, अंग्रेजी में ही है। तो हमें अपनी भाषा के प्रति लगाव करना पड़ेगा। मिश्रा जी, शिक्षा नीति ठीक बात दीपक भाई। मिश्रा जी, जेपी मिश्रा जी, आपको क्या लगता है ये तर्क कैसे हो जाता है कि अंग्रेजी सीख रहे इसलिए हिंदी में फेल हो रहे हैं? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। मैंने देश के कुछ बहुत अच्छे अंग्रेजी जानने वालों को उदाहरण दिए, उनकी हिंदी भी बड़ी लालित्यपूर्ण थी। जितने भी उदाहरण हैं ऐतिहासिक हैं सारे। एक तो पहले मैं ये सहमत नहीं हूं कि यूपी बोर्ड में ननकू और उसके बच्चे ही पढ़ने आते हैं। अब हमारे यूपी बोर्ड के 40% विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हो चुके हैं। अरे भाई, हमने पूरा सिलेबस सीबीएसई का ऑप्ट किया हुआ है। हमने पूरी परीक्षाएं कराई, है, मूल्यांकन कराया है। आप सीबीएसई की तारीफ कर रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूं, सीबीएसई बिना परीक्षा कराए रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, 100 में 100 नंबर दे रही है। मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई की लड़ाई में फंसना चाहता, माफ करिए, वो छोड़ दीजिए लड़ाई, मैं उसमें नहीं फंसना चाह रहा, बिना मेरा भी विषय है, ठीक है ना। मैंने जो बात कही शुरू कर दिया था कि यूपी बोर्ड बहुत खराब है, बड़े खराब बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए किसने कहा आपसे? कभी नहीं कहा मैंने ये। आप गलत मुझे कैसे कर सकते हैं? प्रश्नों का अभाव, आप समझ ही नहीं पाए बात। अभी आपने कहा ननगू के विद्यालय हैं, बाकी बड़े लोगों के बच्चे वहां जाते हैं। हाँ, मैं उस बात पर कायम हूं। अब हमारे विद्यालय भी सीबीएसई से अच्छे साबित हो रहे हैं, रहते हैं लग रहा, अच्छे साबित हो रहे हैं विद्यालय हमारे यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, ठीक है भाई मिश्रा जी, ठीक है। सर्वेश अस्थाना साहब, तो हम कैसे कमजोर हो गए? ठीक है भाई, अब रुक जाओ महाराज। सर्वेश अस्थाना साहब, आपको क्या लगता है एक भाषा अच्छी करने के लिए दूसरी भाषा में फेल होना किसी भी तर्क से कैसे जायज हो सकता है, और वो भी तब जब दूसरी भाषा आपकी मातृभाषा हो? नहीं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये जो तर्क है कि एक भाषा मजबूत होने के लिए दूसरी भाषा कमज़ोर हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत सा दिख रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि एक भाषा अगर मजबूत करनी तो दूसरी में फेल हो। दोनों भाषाओं में मजबूत हो सकते हैं। जैसे आपने 2 उदाहरण दिए, सिर्फ बच्चन जी का और फिराक साहब का। मैं नीरज जी का उदाहरण देना चाहता हूँ, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का उदाहरण देना चाहता हूँ, डॉक्टर विष्णु सक्सेना का उदाहरण देना चाहता हूँ। सब लोग दूसरी फील्ड के थे लेकिन हिंदी के बड़े विद्वान हैं, है ना। तो ये तो तर्क नहीं माना जाएगा वो किसी का भी हो कि एक भाषा में मजबूत होने के लिए दूसरी भाषा कमजोर हो। मुझे 1 मिनट बोलने दीजिएगा अमिताभ जी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी भैया, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 1 मिनट दे दीजिए। अगर हम यहाँ के उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, आपने एक बात कही कि सीबीएसई के स्कूलों में समझ में आता है और यूपी बोर्ड में नहीं समझ में आता है। यहाँ पर मैं आपसे पूरी तरह से असहमत दिखता हूँ। स्वागत है। कि उत्तर प्रदेश में अगर सीबीएसई बोर्ड भी है और वहाँ हिंदी सब्जेक्ट है तो फिर वहाँ पर भी हिंदी में फेल नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड हटा दीजिए, प्रदेश की भाषा की बात कीजिए। यहाँ का जो मुसलमान बच्चा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उसको कुरान पढ़ने के लिए अरबी सीखनी पड़ती है, उसको लिखने के लिए उर्दू सीखनी पड़ती है, उसको बोलचाल के लिए हिंदी सीखनी पड़ती है, उसको स्कूल में आगे रहने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो वो 4 भाषाएं सीखता है। तो ये तो तर्क जो है निरर्थक है कि एक भाषा को मजबूत करने के लिए दूसरी भाषा कमजोर होना जरूरी है। बस मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक बात है। रूपा पांडे, भाषा जानिए। रूपा पांडे, अब बस आखिरी सेंटेंस जी, आखिरी सेंटेंस बोल देता हूँ, फिर मेरी बात खत्म होती है। आखिरी सेंटेंस मेरा ये है कि जो अध्यापन है, जो मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स है, जो प्रबंधन है विद्यालयों का, या जो सरकारें हैं जिस पर आप लोग मीडिया वाले लोग अब बोलना बंद कर चुके हैं सरकार की तरफ से, जो सरकारें हैं
वो क्यों नहीं हिंदी को राजभाषा बनाती। मैंने एक सजेशन लिख के भेजा था प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, सभी राज्यपालों को भी, कि रेलवे अनाउंसमेंट हिंदी में और क्षेत्रीय भाषा में कर दीजिए, अंग्रेजी में मत कीजिए, पूरे देश को हिंदी आ जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मेरी बात रूपा पांडे, आपको क्या लगता है भाई, ये तर्क जो दिया जाता है, मैंने बच्चों को शुरुआत में कहते सुना कि अंग्रेजी सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी में फिर आगे संभावनाएं दिखती है। एक भाषा सीखने के लिए मातृभाषा में फेल होना जस्टिफाई कैसे हो जाएगा? सर, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुलसीदास जी ने लिखा था, भय बिन होय न प्रीत। ये सच बात है। देखिए, अगर मूल्यों में गिरावट समाज में दिख रही है, भाषा पर भी दिखेगी। जब ये हमारी मातृभाषा है तो यहाँ थोड़ी सख्ती भी रखनी पड़ेगी, यानी कि अनिवार्य विषय के लिए कुछ अंक निर्धारित कर दिए जाए कि इनमें तो आपको इतने लाने ही लाने हैं, क्योंकि वो असुरक्षा महसूस करता है। और जब असुरक्षा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि इसमें हमें धर्मोपार्जन नहीं हो सकता। तो चूंकि न्यायालय और जितनी भी हमारी व्यवस्था है, वहां पर हिंदी को पीछे किया जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर दूसरी भाषा का आधिपत्य है। तो पहले तो हमें अपने पूरे सिस्टम में भी सुधार बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। छात्र क्यों नहीं हिंदी की तरफ रुझान जाएगा? उसको तो पढ़ना सारे सब्जेक्ट है, उसको उसमें लाभ नजर आएगा, लाभ नजर आएगा तो सम्मान भी करेगा। मैं हरीश जी के पास चलूंगा। ठीक है रूपा जी, मैं हरीश जी के पास चलूंगा। एक बात कह के, इतना भी स्यापा नहीं, अभी वक्त नहीं आया कि हिंदी रोजगार से कट गई, ये भी चीज ठीक नहीं है। दिल्ली में पूरे एनसीआर में सर्वाधिक बिजनेस देने वाला एक इलाका है जिसमें भागीरथ पैलेस आता है, चांदनी चौक आती है, सदर आता है। हजारों करोड़ रुपए का रोज व्यापार होता है, पूरे देश भर का आदमी व्यापारी वहां से आता है खरीदने। वहां तो कोई अंग्रेजी नहीं चल रही, वहां कोई अंग्रेजी नहीं चल रही, इसलिए इसी बातें भी ठीक नहीं। हरीश जी, क्या सरकारों ने भी उपेक्षा की जी? उसका भी ये परिणाम देखने को मिल रहा है। जो काम सरकारें कर सकती थी वो उन्होंने नहीं की। नहीं, देखिए, मैंने नहीं, देखिए, इसको कई एंगल से देखना पड़ेगा। मैं समाज से, परिवार से और विद्यालय से और सरकार से सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रणाली में जो प्रेशर ग्रुप्स है, आप ये देखिए कि और उस प्रेशर ग्रुप्स के सभी शिकार हैं। अध्यापकों का आपने सुना होगा कि पिछली सरकारों में अध्यापक प्राक्सी अध्यापक रखते थे, खुद पढ़ाने नहीं आते थे, किसी को रख देते थे। योगी सरकार ने उसको समाप्त करने किया। तो जो अध्यापकों का कमिटमेंट है जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति, वो भी बहुत कमजोर हुआ है। प्रबंधन भी अब उस तरह का ध्यान नहीं देता और बच्चों को और परिवार को लगता है कि हिंदी की पढ़ाई बहुत मन से, मनोयोग से करने के जरूरत नहीं है। तो ये सम्यक रूप से कई चीजें जरूरी हैं। और सरकार की जिस तरह से पहले शिक्षा पे जिस तरह का दबाव था, वो दबाव ये राजनीति के चलते कम हुआ है। थोड़ा शिक्षा में अनुशासन की कमी आई, अगर साफगोई से बात की जाए। योगी सरकार आने के बाद बहुत सारी प्रयास शिक्षा में गुणवत्ता के लिए किए गए और सरकार की प्राथमिकता है कि गुणवत्ता लाई जाए, गुणवत्ता को प्राथमिकता के रूप में स्टेब्लिश किया जाए। इसी कारण शिक्षा सत्र को समय से प्रारंभ करना, परीक्षाएं समय से होना, समय से शिक्षा सत्र प्रारंभ करना। जी। चलिए ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी आप रुक गए हैं। अमिताभ जी आपके पास सीधे आ रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए, प्लीज। मुझे 3 बातें महत्वपूर्ण लगती हैं, ये बीमारी क्यों इतनी बढ़ गई जी। और एक टिप्पणी पहले जेपी मिश्रा साहब की बात पर कर दूं, एक स्पष्टीकरण दे दूं। मैं अपनी बात पर कायम हूं। देश के जो ब्रांडेड स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी शाखाएं हैं, वहां के परिणाम में बच्चे अंग्रेजी हिंदी में फेल नहीं हुए इतने। इस अंतर को समझिए।
और शायद ये पहली बार आए हैं मैं डॉक्टर साहब, इसलिए ये थोड़ा भ्रमित हो गए होंगे। जब मैं ननकू रज्जाक बोलता हूं तो मैं उसका अभिप्राय होता है, ये आज से नहीं बोल रहा, 1.5 दशक हो गया तब से बोल रहा हूं। उसका अर्थ होता है भारत की बहुसंख्यक जनता, इलीट क्लास के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूं। इसलिए इस बात को समझिए, तब बात को काटिए। 2-3 बेईमानियां हुई राष्ट्रीय स्तर पर। उत्तर प्रदेश भी राष्ट्र का हिस्सा है। एक बार मैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ गया तमिलनाडु की में एक जगह है नागरकोइल, वहां सभा थी चुनाव की। उसके बाद समुद्र है, फिर सीमा खत्म भारत की, यानी भारत के छोर पर। आडवाणी जी अंग्रेजी में बोले, उनका वहां के लोकल लीडर्स ने उस तमिल में अनुवाद किया। तो जब मैं उनके साथ वापस लौट रहा था गाड़ी में होटल, तो मैंने उनसे कहा कि आडवाणी जी, मेरे मन में एक बात उठती है, हम लोग अंग्रेजी में वोट नहीं मांग सकते क्या, लेकिन शासन अंग्रेजी में चलाते हैं, क्यों? यह राष्ट्रीय बेईमानी सबने की। जिस भाषा में आप वोट नहीं मांग सकते, उस भाषा में उस वोट देने वाले के लिए शासन क्यों चलाना चाहते हैं? यह तो विश्वासघात है। ननकू और रज्जाक तो आपकी चिट्ठी का मतलब ही नहीं समझ पाता जो आप लिख देते हो। मैंने इस देश में देखा, घर बेच के मुकदमा लड़ने वाला आदमी वकील से पूछता है कि हम हारे कि जीते, वो नहीं समझ सकता कि क्या लिखा है इसमें अंग्रेजी में इतना लंबा। डॉक्टर की पर्ची नहीं पढ़ सकता, इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है? कोई इससे बड़ी त्रासदी हो सकती है? हमने पैसा दिया, हमारी रिपोर्ट आई डॉक्टरी की, हम जान नहीं सकते, किसी पढ़े लिखे से पढ़वाना पड़ेगा या मेडिकल स्टोर वाला हमको पढ़ के बताएगा, या डॉक्टर से हिंदी में पूछेंगे। इससे बड़ी बेईमानी दुनिया में कहीं हो रही क्या? ये शासन के स्तर की बेईमानियां हैं, राजनीतिक दलों ने जो बेईमानियां की। मुझसे एक बार प्रीतिश नंदी ने कहा, इस देश के बड़े संपादकों में से एक है, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, मैंने देश के लगभग हर फील्ड के बड़े आदमी का इंटरव्यू किया। मतलब जब हम लोग एमकॉम में पढ़ रहे थे, प्रीतिश नंदी का जलजला था, इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक हुआ करते थे। बोले, भारत में जितने भी बड़े लोग मुझे मिले, इंटरव्यू उनसे आधे रास्ते तो अंग्रेजी में गया, लेकिन जब उनको अपने को एक्सप्रेस करना पड़ा, यानी स्व को सामने लाना था, तो बोले, नहीं प्रीतिश, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, बिना पॉज लिए हिंदी में आ गए। इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण है। और एक बात और कहूंगा, यह तर्क देना कि ग्लोबल भाषा है अंग्रेजी, उसके बिना नहीं होगा, मैंने तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे दिए जो गूगल के सिलेबस से बाहर है। चांदनी चौक, सदर बाजार, भागीरथ पैलेस। नॉर्थ इंडिया क्या, साउथ इंडिया में भी इससे बड़ा कोई बिजनेस हब ही नहीं देश में। उसी में खारी बाबली भी है। वहां अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग जो कारोबार कर रहे हैं। आइए सूरत चले, भारत का बड़ा कारोबार वहां से होता है, टेक्सटाइल का और हीरे का। जो लोग सूरत कभी गए होंगे वो बता देंगे कि वहां तो अंग्रेजी जानने वाले नहीं हैं, जो नियंत्रक हैं उन व्यवसायों के। फिर यह स्यापा भी बंद होना चाहिए। आप में क्षमता होगी तो अंग्रेजी जानने वाला तो रख लेंगे आप 20,000 रुपए में, वो किटपिट करेगा आपके लिए। रूस के एक बार में था तो वाजपेयी जी का समय था, पुतिन आए, वाजपेयी जी और पुतिन दोनों का भाषण हुआ। पुतिन ने अपनी भाषा में भाषण दिया, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। वाजपेयी जी हिंदी अच्छी जानते थे, हिंदी के प्रति आग्रही भी थे, लेकिन वो अंग्रेजी में बोले। फिर उसका रूसी में अनुवाद हुआ, तब पुतिन ने ग्रहण किया। ये आग्रह हम क्यों नहीं रखते कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे? अब तो भाषा उपलब्ध है, क्या समस्या है? और एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, ये बहानेबाजी का काम नहीं चलेगा कि जी ऐसा है इसलिए वैसा है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं दीपक जी, जब मैं फर्रुखाबाद में था तब की बात बता रहा हूं, आज से समझ लिए 35 साल पहले। वहां एक इलाका है सदवाड़ा, वहां कॉटन पर प्रिंटिंग का बहुत जबरदस्त काम होता है। अब तो कम हो गया, पहले बहुत था और सब एक्सपोर्ट होता था। स्कार्फ, रेशमी साड़ी, लिहाफ, ये सब बनता था।
विश्व भर में व्यापार भी था उनका, लेकिन वो साधु लोग उस वक्त की पीढ़ी की अंग्रेजी नहीं जानते थे। वो डिग्री कॉलेज के अंग्रेजी पढ़ाने वालों को रख लेते थे कि भाई शाम को आ जाओ और चिट्ठी पत्री लिख दो और पैसा ले जाओ। किसी का व्यापार नहीं रुका कभी। इसलिए ये तर्क भी देना ठीक नहीं कि जी अंग्रेजी तो व्यापार से जुड़ गई या रोटी से जुड़ गई, इसलिए जी अंग्रेजी सरकारी नौकरी में जुड़ गई, इस बात को तो मैं मानता हूं, ये सरकारों की कमजोरी थी। आप ऐसे किसी कलेक्टर की कल्पना भारत में कैसे कर सकते हैं, ये कप्तान की जिसको हिंदी नहीं आती हो, वो अपने जिले में लोगों से कैसे संवाद कर सकता है? तमिल का भी कलेक्टर हो, आंध्र का भी हो, वहां का मूल का रहने वाला, उसको भी उतनी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि जब वो बलिया में पोस्टेड होगा तो बलिया के आदमी को कैसे कम्युनिकेट करेगा? ये चीजें वो है जिनको हरीश जी की बिरादरी को समझना होगा। और इतनी तो ईमानदारी रखो भाई, इसी बात को लोहिया जी भी कहते थे, उतना साहस रखिए, जिस भाषा में वोट मांगते हो उसी में शासन करो, या जिस भाषा में शासन कर रहे हैं उसमें एक बार वोट मांग के दिखा दो। हरीश जी को मांग सकता है माई का लाल? 22 में चुनाव में कोई अंग्रेजी में वोट मांग सकता है यूपी में? नहीं ना। तो जब हिंदी में मांगते हैं तो सरकार की चिट्ठी पत्री हिंदी में लिखवाइए। सर्वेश अस्थाना का सुझाव अच्छा है, अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसको हिंदी में करवाइए। अंग्रेजी से क्या मतलब है उसका? 6 बार अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी आदमी जो साथ चलता है ननकू रज्जाक, वो पूछता भैया हमारी ट्रेन किस पे आएगी? वो तो जानता ही नहीं, काइंडली अटेंशन वाली सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा। वो पूछता है कुली से या हमसे किसी से कि भाई हमारी ट्रेन किस पे आएगी। हम उसको बताते हैं कि 4 बार अनाउंसमेंट हुआ, वो जाने में तो जानते ही नहीं भाषा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से हम शुरुआत करें। मैं ये नहीं कहता कि जैसा विश्व के और देशों ने किया, वो इतने आग्रहशील थे मातृभाषा के लिए कि उन्होंने एक क्षण में नियम बना दिया। मैं वो भी नहीं कहता कि नोटबंदी जैसा फैसला कर दो कि कल से ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को कहीं रास्ता तो दीजिए। बिल्कुल, सरकार की भाषा तो वो रहे। मनसा वाचा कर्मणा सरकार को तय करना होगा कि हमारी भाषा हिंदी है। अंग्रेजी को चलाइए, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज पर चलाइए। मुझे अंग्रेजी की चिट्ठी पत्री में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हिंदी का मजमून ऊपर हो, अंग्रेजी नीचे हो। जी, यह स्वीकार नहीं कि हिंदी नीचे अंग्रेजी ऊपर। हमने घर बेच के मुकदमा लड़ा, हम फैसला नहीं पढ़ सकते। हमने 10,000 रुपए डॉक्टर के जांच में खर्च कर दिए, हम जांच रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। आज अब बात है इस मुल्क में, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं, बड़े देशों में। अगर हमको ये दृश्य दोबारा नहीं देखना कि हमारे बच्चे उस भाषा में फेल हो जाएं जो भाषा उनको मां के गर्व से मिली है, तो हमको कुछ सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तब हम सबको कहना पड़ेगा कि हिंदी हम शर्मिंदा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी मिश्रा जी, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, रूपा पांडे जी, हरीश श्रीवास्तव जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, ये आपने सुना भी होगा, लिखा भी होगा, बोला भी होगा, लेकिन हिंदी पट्टी में ही हिंदी फेल हो गई। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।